नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास कह लीजिए या प्राचीन बिहार के इतिहास कह लीजिए, इसके तहत जो अभी वर्तमान में सीरीज चल रही है, अभी हम लोग मौर्य वंश को कवर कर रहे हैं। और मौर्य वंश के चौथे क्लास में हम लोग आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे वो है अशोक के अभिलेख। और ये जो टॉपिक है ना आज का, ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अशोक से या मौर्य वंश से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना अशोक के अभिलेख, इसी अभिलेखों के आधार पर मौर्य वंश और खासकर अशोक के पूरी जो इतिहास है ना वो लिखी गई है। और यहाँ से प्रश्न सारे ही पीसीएस एग्जाम में या फिर यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस टॉपिक को इस तरह से मतलब आपके सामने लाऊं जिससे कि ये जो टॉपिक है इसमें आप उलझे नहीं और आराम से एक एक पॉइंट को धीरे धीरे करके हम लोग पूरे जो अशोक के अभिलेख है ना इसको कवर कर लूं और पूरी अच्छी तरह से हमें याद भी आ जाए और याद भी हो जाए और समझ भी आ जाए। तो मैंने पूरी कोशिश की है आप लोग के सामने इसे और आसान तरीके से लाने के लिए। देखते हैं, आप वीडियो के अंत में आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, हमें काफ़ी उससे खुशी होगी। अगर कोई कमी रह गई होगी तो अगले क्लास में उसको पूरा करूँगा, या फिर ये मेरा प्रयास आपको बेहतर लगा हो तो मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। तो आज के ये जो प्राचीन बिहार का इतिहास है यह 16वां क्लास होगा और इसमें हम लोग 40 एमसीक्यू के माध्यम से अशोक के अभिलेख को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले प्राचीन बिहार के इतिहास के तहत 15 क्लास ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें मौर्य वंश के 3 पार्ट भी है। तो आप लोग उस प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हाँ, मौर्य वंश से संबंधित इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले के 3 वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। और उन सारे वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम लोग शुरू करते हैं आज के प्रश्न सीरीज और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वह पहला शासक कौन था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया? ऑप्शन है आपके सामने। मैं दोस्तों ऑप्शन ई जो है वो रिपीट नहीं करूंगा, आप लोग समझ जाइएगा कि पांचवा ऑप्शन ई ही है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, वह पहला शासक कौन था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया? ऑप्शन ए है बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी अशोक और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अशोक। अब हम लोग व्याख्या के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, मेरे व्याख्या को आप इत्मीनान से सुनिएगा। 2 से 3 बार अगर इसे सुन लिए तो आप जिस टॉपिक्स पे भी व्याख्या होगा उसको हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो व्याख्या को इत्मीनान से शांत मन से सुनिएगा। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। सर्वप्रथम की बात हो रही है, ठीक है, तो अशोक ने ही सर्वप्रथम इसका प्रचलन स्टार्ट किया। आगे आप देखिएगा कि चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, मतलब एक सीरीज से चल जाती है, लेकिन पहला जो कोई सम्राट था वह था अशोक। अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में शामिल है। वो एक राज्य आज्ञा थी, एक आदेश था, और इसको आदेश को उसने अभिलेखों के रूप में लिखवाया। वह पहला शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज का दूसरा प्रश्न लेते हैं। अशोक के अभिलेखों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 1 ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। इसके जो अभिलेख है ना उसको 3 वर्गों में विभाजित किया गया। इतिहासकारों ने इनके अभिलेखों को जब देखा तो उसे 3 कैटेगरी में विभाजित किया। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही पता चलता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। एक है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, तीसरा है गुहालेख। अब इनके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा। शिलालेख मीन्स पत्थरों पे लिखा गया लेख। इन्हें 2 वर्गों में, बृहद शिलालेख एवं लघु शिलालेख में बांटा जा सकता है। जो बड़े बड़े पत्थरों पर लिखे गए हैं उन्हें बृहद शिलालेख,
और जो छोटे छोटे पत्थरों पे लिखे गए हैं उसे लघु शिलालेख कहा गया। लेकिन शिलालेख मतलब पत्थरों पे लिखा हुआ लेख, ठीक। दूसरा है स्तंभ लेख। नाम में ही आपको पता चल जाएगा, स्तंभ, स्तंभ पे लिखा गया अशोक का राज्यादेश या अशोक का लेख। इसे भी दो वर्गों में बांटा जा सकता है, एक अशोक का दीर्घ स्तंभ है और एक लघु स्तंभ, ठीक। अब हम लोग इसको आगे चर्चा करेंगे, इनकी भी शिलालेखों की, स्तंभ लेखों की। और तीसरा है गुहा लेख। गुहा मतलब होता है पहाड़ी, ठीक। तो गुफा या पहाड़, पहाड़ियों पर की गुफा को गुहा कहा जाता है। अब उन पहाड़ियों पे जो गुफाओं में जो लेख उत्कीर्ण किए गए हैं उन्हें गुहा लेख कहा जाता है, ठीक है। तो अशोक के अभिलेखों को तीन वर्गों में कौन कौन? शिलालेख जो पत्थरों पे उत्कीर्ण किया गया, स्तंभ लेख जो स्तंभों, मतलब स्तंभ भी पत्थरों पे थे लेकिन वो स्तंभ के रूप में थे तो उन्हें स्तंभ लेख, और जो गुफाओं में लेख मिला है उसे गुहा लेख कहा जाता है, ठीक है। यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? हम लोगों ने देखा यहाँ पे अशोक के शिलालेख जो है दो वर्गों में वर्गीकृत है, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। अब उसी में क्वेश्चन है अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है, और यही शिलालेख से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ए 14, बी 16, सी 7, डी 10। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी 14। अब हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। अशोक का शिलालेख। टी पैंथलर ने 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज की थी जिनकी कुल संख्या 14 है। अशोक के ब्राह्मी लिपि में पत्थर के शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों को पढ़ने का यानी प्रथम उच्चावचन कहीं पढ़ने को मिलेगा, कहीं आपको प्रथम उद्धवाचन में सर्वप्रथम सफलता किनको मिली? तो एक अंग्रेज थे जिनका नाम था जेम्स प्रिसप। शिलालेखों की खोज की टी पैंथलर ने, और जो शिलालेख पे जो लिखे हुए थे ब्राह्मी भाषा में, ब्राह्मी लिपि में जो लेख लिखे हुए थे, प्राकृत भाषा थी और लिपि ब्राह्मी थी, इसको पढ़ने में सफलता सर्वप्रथम किसी को मिली तो वह एक अंग्रेज था और उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। तो टी पैंथलर ने खोज की और जेम्स प्रिंसेप ने उसे पढ़ा। डी.आर. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया है। अब देखिए, टी पैंथलर ने खोज की 1750 ईस्वी में, 14 शिलालेख थे, बृहद शिलालेख, ठीक। और उसको पहली बार पढ़ने में सफलता किसे मिली? जेम्स प्रिसप पे। अब इन अभिलेखों के आधार पर, शिलालेखों पे जो अभिलेख लिखे हुए थे, इन अभिलेखों के आधार पर डी.आर. भंडारकर ने अशोक की संपूर्ण इतिहास को लिख दिया, ठीक है। अशोक के 14 शिलालेख विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। कुछ कहीं कहीं आपको 7 मिलता है लेकिन 8 ही ऑथेंटिक है, 8 जगहों से। ये टोटल जो 14 अभिलेख है ना वो 8 जगहों से मिले हैं। अशोक के ये 14 बृहद शिलालेख जिन 8 स्थलों से प्राप्त हुए हैं वे स्थल है, हम लोग एक एक करके इन स्थलों को देखते हैं दोस्तों। इन 8 स्थलों से जो 14 शिलालेख, बृहद शिलालेख मिले उनमें कौन कौन है? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों पाकिस्तान में है। आगे पढ़िएगा, ये दोनों जो है खरोष्टी लिपि में है, ठीक है। अभी बस नाम याद करिए, शाहबाजगढ़ी प्रथम, दूसरा मानसेहरा, ये दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में, एक पेशावर में, एक हजरा में। तीसरा है कालसी, ये कहाँ है? उत्तराखंड के देहरादून में। चौथा जो स्थल है वो है गिरनार, और गिरनार कहाँ है? जूनागढ़ में, गुजरात के जूनागढ़ में जो पहाड़ी है उसे गिरनार पर्वत कहा जाता है और वो जूनागढ़ में स्थित है। इसे कहीं आपको गिरनार अभिलेख या फिर जूनागढ़ अभिलेख दोनों ही नाम आपको मिलते हैं, तो दोनों सेम है। पांचवा जो स्थल है वो है धौली, और ये कहाँ है? उड़ीसा के पुरी में। छठा स्थल है जौगढ़, और ये स्थल है उड़ीसा के गंजाम में। सातवां है सोपारा, और ये है महाराष्ट्र के थाने में। आठवां है एरगुडी, और ये है आंध्र प्रदेश के कुरनूल में। ये 8 स्थल कौन कौन से हैं? शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा,
तीसरा हो गया कालसी, चौथा हो गया गिरनार, पांचवा हो गया धौली, छठा हो गया जौगढ़, सातवां होगा सोपारा, आठवां होगा एड़गुडी। ठीक है, तो इन 8 स्थलों से 14 शिलालेख मिले हैं अशोक के, बृहद शिलालेख, और उनके नाम दिए गए हैं जो स्थान है और वो किस राज्य में है, किस देश में है, ये आपको सामने दिए गए हैं। 1 से 2 बार अगर आप देखिएगा याद हो जाएगा। शाहबाजगढ़ी, पेशावर, मानसेहरा, हजारा पाकिस्तान, कालसी देहरादून, गिरनार जूनागढ़ गुजरात, धौली पुरी उड़ीसा, जौगढ़ गंजाम उड़ीसा, शोपारा थाने महाराष्ट्र, एड़गुडी कुर्नूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक के 14 शिलालेख कितने भिन्न भिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो कितने स्थलों से? 8 स्थलों से। अभी हमने 8 की लिस्ट भी देख ली है, तो 8 स्थलों से प्राप्त हुए हैं। आज का 5वां प्रश्न, अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, डी.आर. भंडारकर ने, ऑप्शन बी टी पैंथलर ने, ऑप्शन सी चार्ल्स मेटकॉफ ने, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसेप ने। तो सबसे पहले अशोक के शिलालेखों की खोज की थी टी पैंथलर ने, और इसको पढ़ने में सफलता हासिल हुई थी जेम्स प्रिंसेप को, और इन अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखा था डी.आर. भंडारकर ने। तो अशोक के शिलालेखों की खोज सबसे पहले टी पैंथलर ने की थी, इसलिए इसका उत्तर होगा बी। ठीक है, आगे हम लोग इसी तरह कहानी की तरह धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे और चीज़ों को याद करते चलेंगे। देखिएगा दोस्तों, अंत होते होते हम लोग को पूरी कहानी याद हो जाएगी। ब्राह्मी लिपि का पहला प्रथम उद्धावचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? ब्राह्मणी लिपि में ही जो प्रथम उद्वचन किए थे जेम्स प्रिंसेप ने, तो वो किस पे लिखा हुआ था? पत्थरों की पट्टियों पर, ऑप्शन बी मुहरों पर, ऑप्शन सी सिक्कों पर, ऑप्शन डी स्तंभों पर। तो उसी कहानी को घुमा के कहा गया है पत्थरों की पट्टियों पर। पत्थरों में शिला की पट्टियों पर ये लेख को पढ़ा था किसने? तो जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जॉन टावर, टी पैंथलर, चार्ल्स मेटकाफ, जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जेम्स प्रिंसेप, यानी डी आंसर। और पत्थरों की पट्टियों पर यानी पत्थरों के शिलालेखों पे लिखा हुआ था ब्राह्मी लिपि में, उसी को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयास किया है? डी.आर. भंडारकर, टी पैंथलर, चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स प्रिंसेप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए डी.आर. भंडारकर। टी पैंथलर ने अशोक के शिलालेखों की खोज की थी 1750 ईस्वी में। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की, और डी.आर. भंडारकर ने इन अभिलेखों के आधार पर अशोक के इतिहास को लिखने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का 9वां प्रश्न लेते हैं। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित स्थल कालसी प्रसिद्ध है। हम लोगों ने 8 स्थलों की सूची देखी थी जहां से 14 शिलालेख मिले हैं, उसमें एक स्थल था कालसी। ठीक है, याद आया कुछ? और ये कालसी उत्तराखंड के देहरादून में है। अब देखिएगा ऑप्शन आपको किस तरह सही आंसर टिक पे टिक करिएगा। ऑप्शन ए है बौद्ध चैत्यो जातियों के लिए, ऑप्शन बी फारसी सिक्कों के लिए, ऑप्शन सी अशोक के शिलालेख के कारण, ऑप्शन डी गुप्तकालीन मंदिरों के कारण। तो कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 10वां प्रश्न। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित ऐतिहासिक स्थल एड़गुडी प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके सामने, बौद्धों के चैत्य जातियों के लिए, फारसी सिक्के के लिए, अशोक के शिलालेखों के कारण। तो यही उत्तर सही है, अशोक के शिलालेखों के कारण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्थित ऐतिहासिक स्थल एड़गुडी प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अशोक के प्राप्त शिलालेखों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ शिलालेख दिया गया है और दूसरी तरफ वो कहाँ से प्राप्त हुआ है वो स्थल के नाम दिए गए हैं। तो आपको अब मिलान करके बताना है कि कौन सा गलत है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है शाहबाजगढ़ी, तो ये था, सूची याद करिए, माइंड में रिकॉल करिए, पेशावर पाकिस्तान, सही है। कालसी कहाँ था?
तो उत्तर प्रदेश के देहरादून में। आई थिंक ये गलत होगा, अभी तो ये मिल गया, ये मैसूर कर्नाटक गलत है। शायद दो हो सकता है क्योंकि ऑप्शन ई यहाँ पे जिंदा है। इसलिए आगे देखते हैं। गिरनार, गिरनार को ही कहीं गिरनार अभिलेख, कहीं जूनागढ़ अभिलेख कहा जाता है। ये जो गुजरात में है तो ये सही है। और धौली जो है ये उड़ीसा के पुरी में है। सूची को हल्का सा रिमाइंड करिएगा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो ये भी सही है, तो इसका मतलब केवल बी गलत है। ठीक है। कालसी, कालसी मैसूर कर्नाटक में नहाकर उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार लिस्ट देख लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। शाहबाजगढ़ी मानसेहरा पाकिस्तान, कालसी देहरादून उत्तराखंड, गिरनार जूनागढ़ गुजरात, धौली पुरी उड़ीसा, जौगढ़ गंजाम उड़ीसा, सोपारा थाने महाराष्ट्र, एरगुडी कुरनूल आंध्र प्रदेश। याद हो गया होगा हमें, इतना तो उम्मीद है आप लोगों को। अगला प्रश्न लेते हैं। अशोक के प्राप्त शिलालेखों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक और है सूची, आपको अब बताना है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ शिलालेख और दूसरी तरफ प्राप्ति स्थल। मानसेहरा तो हजार पाकिस्तान सही है, अभी सूची देखी थी हम लोगों ने। जौगढ़ गंजाम उड़ीसा ये भी सही है। सोपारा थाने महाराष्ट्र ये भी सही है। एरगुड्डी ये कुरनूल आंध्र प्रदेश ये गलत है। दतिया मध्य प्रदेश नहीं होगा, एरगुडी कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा। ये कौन सा मेल सुमेलित नहीं है? तो एरगुडी सुमेलित नहीं है क्योंकि यह कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। एरगुडी कुरनूल आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका डी आंसर गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब हम लोग अशोक के कहाँ कहाँ से तो स्थल 8 स्थल प्राप्त देख लिए, याद कर लिए कौन कौन से वो स्थल है, वो कहाँ कहाँ स्थल किस राज्य में किस देश में पड़ते हैं। अब वो जो 8 जगहों से जो 14 शिलालेख मिले हैं, 14 बृहद शिलालेख मिले हैं, उन शिलालेखों में क्या क्या वर्णित है एक एक करके एकदम स्पष्ट तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे और याद करते जाएंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अशोक के 14 बृहद शिलालेख है जो 8 स्थलों से प्राप्त हुए। 8 स्थलों के नाम हम लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया, याद कर लिया। अब उन 14 शिलालेख को पढ़ेंगे। ऑप्शन ए है प्रथम शिलालेख, सभी मनुष्य मेरे संतान है। मीन्स किस अभिलेख में क्या लिखा गया है, क्या वर्णित है। हर अभिलेख राज्य या देश होता था, आपने पहले प्रश्न में ही पढ़ा था। और इन अभिलेखों के आधार पर ही अशोक ने अपने राज्यादेश को जारी करता था और जगह जगह उसे पत्थरों पे, शिलालेखों पर, स्तंभों पे लिखवाता था। तो अभी हम लोग शिलालेखों की बात कर रहे हैं। तो प्रथम शिलालेख आपको पहचानना है कि कौन सुमेलित नहीं है। हम लोग, आप घबराइए नहीं, सूची देखेंगे। सभी मनुष्य मेरे संतान है दूसरे शिलालेख में वर्णित है। पशु एवं मानव चिकित्सा से संबंधित चिकित्सालय। तीसरा शिलालेख राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश है। 5वां शिलालेख है धम्म महामात्र की नियुक्ति के विषय में जानकारी। और धम्म महामात्र क्या है हम लोगों ने पिछले क्लास में अच्छी तरह से समझ लिया है। 5वां ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये सारे ही जो है ना सुमेलित है, सभी सही सुमेलित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। अब हम लोग उस सूची को देखेंगे जिसमें 14 शिलालेख और उससे संबंधित विषय जो लिखे गए हैं उसको एक एक करके आराम से हम लोग पढ़ते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 2 लिस्ट है 14 शिलालेखों का। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ते हैं। पहला अभिलेख अशोक के 14 अभिलेख है। ठीक, शिलालेखों पे जो अभिलेख है वो 14 है। बृहद शिलालेखों की संख्या 14 है। पहला अभिलेख क्या है? पशु बलि की निंदा, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है। पहले जो शिलालेख में 2 महत्वपूर्ण बातें कही गई है, उसमें पशु बलि की निंदा की गई है और इसमें अशोक यह कहता है कि सारे मनुष्य जो है क्या है, वो मेरे संतान है। ये किस में कहा गया है? प्रथम शिलालेख में, प्रथम शिलालेख के प्रथम अभिलेख में। दूसरे अभिलेख में क्या कहा गया है? तो पशु चिकित्सालय के साथ साथ मानव चिकित्सालय की बात कही गई है और लोक कल्याणकारी की बात कही गई। लोक कल्याणकारी में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा के साथ साथ दूसरा पॉइंट है
चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र, केरलपुत्र जिसे चेर भी कहा जाता है, इनकी चर्चा की गई है। अपने पड़ोसी राज्यों की चर्चा की गई है। पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र, जिसे चेर कहा जाता है। तो चोल, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, इन 4 पड़ोसी राज्यों की चर्चा की गई है दूसरे अभिलेख में। अशोक के दूसरे अभिलेख में 4 पड़ोसी राज्यों की चर्चा की गई, जिसमें चोल, चेर, पांड्य और सत्यपुत्र। और दूसरा टॉपिक क्या था? पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा से संबंधित लोक कल्याणकारी कार्य। तो ये 2 टॉपिक हैं दूसरे अभिलेख में। तीसरा अभिलेख क्या कहता है? अशोक का तीसरा अभिलेख क्या कहता है? तो यह कहता है राजकीय अधिकारियों को आदेश देता है। राजकीय अधिकारी में कौन आते हैं? युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक। इन लोगों को, ये जो राजकीय अधिकारी था, इनको कहा जाता है, अशोक को के द्वारा आदेश दिया जाता है कि राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश जारी करता है अपने तीसरे अभिलेख में। चौथा अभिलेख क्या कहता है? तो धर्माचरण के भेड़ीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोषण करता है चौथे अभिलेख में। अशोक का 5वां अभिलेख क्या कहता है? धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी। धम्म महामात्रों के नियुक्ति के विषय में जानकारी और मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किसमें मिलता है? अशोक के 5वें अभिलेख में। अशोक का 6ठा अभिलेख क्या कहता है? इसमें आत्मनियंत्रण की दीक्षा दी गई है। आत्मनियंत्रण मूल था अशोक के धम्म का। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अशोक के धम्म का जो मूल केंद्र बिंदु क्या था? आत्मनियंत्रण। तो 6ठा अभिलेख में इसने आत्मनियंत्रण की दीक्षा दी है, शिक्षा दी है, तथा साथ ही आम जनता किसी भी समय राजा से मिल सकते हैं या सकता है, इसकी भी घोषणा अशोक अपने 6ठे अभिलेख में करता है। 7वां अभिलेख क्या कहता है? सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात कहता है। और 8वां अभिलेख, अशोक का 8वां अभिलेख कहता है सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख लिखा हुआ है अशोक के 8वें अभिलेख में। और साथ ही धम्म यात्रा के दौरान बोध गया के भ्रमण का भी उल्लेख मिलता है। और 2 क्लास पहले हम लोगों ने पढ़ा था, अशोक ने अपने धम्म यात्रा की शुरुआत बोध गया से ही प्रारंभ करता है अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में। ठीक है, 10वें वर्ष में बोध गया में धम्म यात्रा की शुरुआत करता है और 20वें वर्ष पहुंचता है लुम्बिनी। ये सारी बातें पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। तो वही 8वें अभिलेख में अशोक की धम्म यात्राओं और बोध गया के भ्रमण का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। 9वां अभिलेख क्या कहता है अशोक का? तो अशोक का 9वां अभिलेख कहता है धम्म समारोह की चर्चा और सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है अशोक के 9वें अभिलेख में। अशोक का 10वां अभिलेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गई है तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। अशोक अपने इन अभिलेखों से राजादेश जारी करता है। तो ये सारी बातें 10वें अभिलेख में किया गया है। 11वें अभिलेख क्या कहता है? तो धम्म नीति की व्याख्या किसमें है? 11वें अभिलेख में। 12वां अभिलेख सर्वधर्म संभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा की गई है 12वें अभिलेख में। अशोक के 12वें लेख में सहिष्णुता, ये सर्वधर्म संभाव सहिष्णुता पे बल देता है। अशोक का 13वां अभिलेख है कलिंग युद्ध का वर्णन। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा भी की है। 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का विस्तार से वर्णन किया गया है और साथ ही पड़ोसी राज्यों का भी वर्णन है। हम लोगों ने पड़ोसी राज्यों का वर्णन एक और अभिलेख में मिला था, जो कि दूसरे अभिलेख में। अशोक के दूसरे अभिलेख में पड़ोसी राज्यों का वर्णन 4 पड़ोसी राज्यों चोर, चेल, पांड और सत्यपुत्र का। और फिर 13वें अभिलेख में भी पड़ोसी राज्यों का वर्णन मिलता है। दूसरे और 13वें अभिलेख में पड़ोसी राज्यों का वर्णन मिलता है। और साथ ही 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन, पड़ोसी राज्यों के वर्णन के साथ साथ अपराध करने वाली आटविक जातियों का भी उल्लेख मिलता है। और सबसे लास्ट अशोक के 14वें जो अभिलेख है उसमें क्या मिलता है? तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है और यह राज्यादेश अशोक के 14वें अभिलेख में
मिलता है। उम्मीद है कि आप लोग एक एक करके इसको अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे। कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है जो आपको आगे प्रश्न के माध्यम से भी याद करा दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। सभी मनुष्य मेरे संतान की तरह है, यह वाक्य अशोक के किस शिलालेख से संबंधित है? ऑप्शन है आपके सामने, प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, तीसरा शिलालेख, चौथा शिलालेख। तो सभी मनुष्य मेरे संतान हैं, यह वाक्य अशोक के प्रथम शिलालेख में वर्णित है और उसी में पशु बलि की भी निंदा की गई है। प्रथम शिलालेख में यह वाक्य कहा गया है। देखिए आप यहाँ पे प्रथम अभिलेख, पशु बलि की निंदा, सभी मनुष्य मेरे संतान है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख से यह पता चलता है कि पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई थी? ऑप्शन है आपके सामने, प्रथम शिलालेख, पांचवें शिलालेख, 9वें शिलालेख, 11वें शिलालेख। तो अभी हम लोग ने चर्चा की है कि सभी मनुष्य मेरे संतान की तरह है, यह वाक्य और पशु बलि की निंदा पहले अभिलेख से मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अब उसमें क्या कहा गया है एक बार हम लोग देख लेते हैं। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। यहाँ उसमें क्या लिखा गया, यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। जीव मारकर बलि नहीं देना है और ना ही उत्सव करना है। जब प्रियदर्शी, यानी प्रियदर्शी किसको कहा गया है? देव नाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शी, ये सब कहा गया है अशोक के लिए। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी कि मौर्य वंश के एक और शासक अशोक के पौत्र दशरथ भी अपने नाम के साथ प्रियदर्शी लगाता था। तो वही अशोक के बारे में कहता है, पर प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में, उनके रसोई में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मारे जाने, मांस के लिए मारे जाते थे। पहले मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक, जब अभिलेख लिखा गया है उस वक्त तक, जब से बौद्ध धर्म अपना ली थी, धम्म नीति अपनाई थी अशोक ने, वहां तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं। पहले तो सैकड़ों मारे जाते थे, लेकिन अब इसके कम करके 3 कर दिया। 3 में कौन कौन? 2 मोर और 1 हिरन, मृग मारे जाते हैं। और इसे भी हमेशा नहीं मारा जाता और भविष्य में इन्हें भी नहीं मारा जाएगा। तो पशु बलि की निंदा करते हुए ये बात कही गई है अशोक के प्रथम अभिलेख शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्य जैसे पशु चिकित्सालय एवं मानव चिकित्सालय खोले जाने से संबंधित सूचना किस शिलालेख से प्राप्त होता है? तो हम लोगों ने अभी एक लिस्ट देखी थी शिलालेखों से संबंधित और यह चर्चा की गई थी अशोक के दूसरे शिलालेख में। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक के दूसरे शिलालेख में यह बातें कही गई है। और दूसरे शिलालेख में एक और बात कही गई है, अपने पड़ोसी देशों की चर्चा की गई है, पड़ोसी राज्यों की चर्चा की गई है। चोल, चेर, जिसे केरल पुत्र भी कहा जाता था, पांड्य और सतीय पुत्र, इन 4 पड़ोसी राज्यों की चर्चा दूसरे अभिलेख में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष राज्य का दौरा करने के आदेश से संबंधित अशोक का शिलालेख कौन था? तो यह जो आदेश था 5वें वर्ष राज्य के भ्रमण करने का, जाके पता करने का कि राज्य का कैसा हाल है, क्या है, लोग संतुष्ट है कि नहीं, तो यह बात कही गई है अशोक के तीसरे शिलालेख में। और कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस जो 5 वर्ष में राज्य भ्रमण की जो आज्ञा थी, इसको अनुसंधान कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो हम लोगों ने जो सूची देखी थी उसमें अशोक के समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 5वें शिलालेख में मिलता है। और आप यहाँ पे सूची में देख भी सकते हैं, एक एक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो महत्वपूर्ण है, धम्म महामात्रों के विषय में जानकारी और मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख अशोक के 5वें शिलालेख में। ठीक है, प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा और सभी मनुष्य मेरे संतान है, ये वाक्य कहा गया है। दूसरे शिलालेख में जो है अभिलेख मिला है, उसमें चिकित्सालय जन कल्याणकारी पर जोर दिया गया और साथ ही पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। तीसरे शिलालेख जो मिले हैं उसमें जो अभिलेख वर्णित है वह राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरा करने का आदेश दिया जाता है। चौथे धम्म का उद्घोष से संबंधित है और 5वां है धम्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी और साथ ही मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख 5वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने किस शिलालेख में जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है? प्रथम, दूसरा,
13वां, 14वां। तो 14वें शिलालेख में अशोक ने अपने शिलालेख से लोगों को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 14वें शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया है? तो ये महत्वपूर्ण शिलालेख है और इसका नंबर है 13वां। अशोक अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में विशेष वर्णन किया। कलिंग की राजधानी कहाँ है थी? तोसली। आगे बढ़ते हैं, अगला पर यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, साथ ही पड़ोसी राज्यों का भी वर्णन किया है। पड़ोसी राज्य कौन थे? चोल, चेर, पांड्य और सत्यपुत्र। ठीक, और अपराध करने वाले आट्विक जातियों का भी वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अशोक के अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो यह अभिलेख जो है यह है 12वां अभिलेख। 12वें अभिलेख ने सर्व धर्म समभाव, सारे धर्म में समान भाव यानी धार्मिक सहिष्णुता की बात कही गई है और साथ ही स्त्री महामात्र की भी चर्चा की गई है 12वें अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज के विषय में हमें बताते हैं, वही संगम राज उनमें सम्मिलित है। वो कौन से अभिलेख है जिससे संगम राज्यों के बारे में चर्चा की गई है? तो हम लोगों ने देखा था 4 संगम राज्यों की चर्चा की गई थी। कौन कौन? चोल, चेर, पांड्य व सत्यपुत्र। तो इनकी चर्चा कौन कौन से अभिलेख में की गई है आप लोग एक बार रिकॉल करिए। तो यह चर्चा दूसरे और 13वें अभिलेख में शिलालेख में की गई है। ठीक है, तो दूसरा और 13वां। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे में पशु चिकित्सा लोक कल्याणकारी राज, साथ ही चोर, चेर, पांड्य, सत्यपुत्र, और यहाँ पे 13वें में भी पड़ोसी राज्यों का वर्णन है। तो 2 अभिलेखों में ये बातें कही गई है पड़ोसी राज्यों से संबंधित, खासकर संगम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो जिन 4 दक्षिणी राज्यों का, पड़ोसी राज्यों का उल्लेख अशोक ने दूसरे और 13वें शिलालेख में की है, उनमें से निम्न में से कौन उसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी पांड्य, ऑप्शन सी सत्यपुत्र, ऑप्शन डी सातवाहन, और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सातवाहन इसमें से नहीं था, इसके जगह पर चेर था, जिसे केरलपुत्र भी कहा जाता था। तो चोल था, चेर था, पांड्य था, सत्यपुत्र था, सातवाहन नहीं था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी, सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? हम लोगों ने देखा था कि अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? शिलालेख, जिसकी संख्या 14 है, बृहद शिलालेख, जो कि बृहद शिलालेख लघु शिलालेख में विभक्त थी, और बृहद शिलालेखों की संख्या 14 थी, जो 8 जगहों से प्राप्त हुई थी। और दूसरा जो था वो था स्तंभ लेख। अब हम लोग स्तंभ लेख की बात करेंगे, और स्तंभ लेख भी 2 प्रकार के थे, एक दीर्घ स्तंभ लेख और एक लघु स्तंभ लेख। अब हम लोग दीर्घ स्तंभ लेख की बात यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपके सामने 3, 5, 7, 17। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 17 है। दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, ऑप्शन सी 7 है। और व्याख्या में हम लोग एक बार देख लेते हैं, और ये जो 7 है ना, ये 6 स्थलों से प्राप्त हुए हैं। व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं, अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जिसे सप्त स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों से पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण किए गए। ये 7 जो है स्तंभ लेख, 7 स्तंभ लेख कहाँ कहाँ से, कितने स्थानों से मिले हैं? तो 6 स्थलों से मिले हैं। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था शिलालेखों के बारे में, तो 14 बृहद शिलालेख 8 स्थलों से प्राप्त हुए से। उसी तरह अब हम लोग दूसरे पार्ट में आते हैं। स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी,
बृहद बृहद स्तंभ लेखों की बात हो रही है। बृहद स्तंभ लेखों की संख्या 7 थी, जो 6 भिन्न भिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। और वे 6 भिन्न भिन्न स्थल कौन से हैं, उसकी सूची हम लोग एक एक करके देख लेते हैं और क्या क्या नाम है। पहले का नाम है दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख, दूसरा है दिल्ली मेरठ स्तंभ अभिलेख, तीसरा है प्रयाग या इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, चौथा है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ अभिलेख, पांचवा है रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और छठा है लौरिया अरेराज स्तंभ अभिलेख। और ये जो लास्ट के जो हम लोग 3 देख रहे हैं ना, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा और लौरिया अरेराज, ये तीनों बिहार के पश्चिम चंपारण जिलों में स्थित है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, देखिएगा, सुनिएगा, इत्मीनान से याद हो जाएगा। 2 से 3 बार आप सुनिएगा, याद हो जाएगा। अगर एक ही बार सुनना है तो आप लोग पेन पेपर लेके इसे राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। पहला है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। तो ये दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख इसलिए पढ़ा क्योंकि यह पहले टोपरा में था, बाद में इसको दिल्ली लाया गया। यह हरियाणा के अंबाला जिले के टोपरा गांव में स्थित था, जिसे बाद में मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख उत्कीर्ण हैं। ये जो 7 लेख है ना, स्तंभ लेख, उसमें से 7 उत्कीर्ण किया गया है मात्र इसी दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर, बाकी पे 6 ही लेख उत्कीर्ण है। तो यह पहले कहाँ था, हरियाणा के अंबाला जिले के टोपरा गांव में था, लेकिन मध्यकाल जो तुगलक वंश का फिरोज शाह तुगलक था, उसको हरियाणा के टोपरा से लाके कहाँ लगवाया, दिल्ली स्थानांतरित करके यहाँ पे लगवा दिया, ठीक है। और दूसरा था दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दूसरा है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। तो ये दिल्ली मेरठ क्यों है, क्योंकि पहले यह मेरठ में था और वही फिरोज शाह तुगलक ने इसको मेरठ से दिल्ली ले आया। तीसरा है इलाहाबाद या प्रयाग स्तंभ लेख। तो यह कहीं नहीं गया है, इलाहाबाद में ही नहीं, ये पहले था कौशाम्बी में, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में था, सॉरी दोस्तों, जिसे अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में लाकर रखवाया। अब वर्तमान में इलाहाबाद में ही है, पहले ये था कौशाम्बी में। इस स्तंभ लेख पर अशोक के अलावा, ये सारे स्तंभ लेख अशोक के हैं, ठीक है, इन शासकों ने अपने अपने कार्यकाल में उसको इधर उधर किया है, लेकिन स्तंभ लेख अशोक के हैं। और जो प्रयाग स्तंभ लेख है ना, इस पर अशोक के अलावा समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का समुद्रगुप्त और अकबर के दरबारी जो थे बीरबल, इसके लेख भी प्राप्त होते हैं। पहले तो अशोक के लेख हैं क्योंकि इसी ने स्टार्ट किया था, लगवाया था। उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी इस पे अपने कुछ लेख लिखे हैं और बाद में अकबर का जो दरबारी था बीरबल, उसके भी लेख प्राप्त होते हैं। कहाँ से, तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख से। क्वेश्चन पूछ सकता है अशोक के अलावा, किस स्तंभ लेख पर अशोक के अलावा समुद्रगुप्त और बीरबल के लेख प्राप्त हुए हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चौथा है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख। यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। इस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है। मौर्य गांव से संबंधित थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी माता का नाम था मूड़ा, इसीलिए इस वंश का नाम पड़ा मौर्य वंश। तो वही लौरिया नंदनगढ़ का जो स्तंभ लेख मिला है, जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण में है, इस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है। पांचवा जो स्थल है वो मिला है रामपुरवा स्तंभ लेख। यह स्तंभ लेख भी बिहार के चंपारण जिले में स्थित है और इसकी खोज 1872 में कार्लाइल महोदय ने की थी। और छठा और अंतिम जो स्तंभ लेख है, यह लौरिया अरेराज स्तंभ लेख है, जो कि ये भी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, ठीक है। तो हम लोगों ने सभी स्तंभ लेखों को देख लिया। अब अगला प्रश्न लेते हैं, अशोक के 7 स्तंभ लेख कितने भिन्न स्थलों से प्राप्त हुए हैं। तो जो शिलालेख थे 14 शिलालेख, वो 8 स्थलों से प्राप्त हुए थे। उसी तरह जो 7 स्तंभ लेख है वह 6 स्थलों से प्राप्त हुए हैं और 6 की सूची हम लोगों ने अभी देख ली है एक एक करके। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख प्रारंभ में कहाँ पर स्थित था, यही है ये दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख। ऐसे ही रहता था, एकदम पत्थरों की शिलाओं से बना हुआ स्तंभ की तरह, एकदम लंबा शंकुआकार, ऊपर उतना शंकु नहीं था,
सीधे गोलाकार ऊपर तक चला जाता था। यही है दिल्ली टोपरा स्तंभ अभिलेख। प्रारंभ में यह कहाँ था, तो एक एक करके हम लोग ने चर्चा की थी। ऑप्शन ए के सामने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में, ऑप्शन बी हरियाणा के अंबाला में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के बलिया में, ऑप्शन डी बिहार के पश्चिम चंपारण में। तो दिल्ली टोपरा पहले हरियाणा के अंबाला जिले में स्थित टोपरा गांव में स्थित था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। यह हरियाणा के अंबाला जिले के टोपरा गांव में स्थित था, जिसे बाद में मध्ययुगीन सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया। इस पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं, जबकि शेष पर केवल 6 ही उत्कीर्ण है। शेष जितने भी अभिलेख है ना, स्तंभ लेख है, उस पे अशोक के 6 ही लेख उत्कीर्ण है, लेकिन यहाँ पे 7 उत्कीर्ण मिलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को हरियाणा के अंबाला से दिल्ली मंगवाया गया? तो ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन। तो इसको लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के किस स्तंभ लेख पर उसके 7 लेख उत्कीर्ण हैं? तो इसका भी सही उत्तर है दोस्तों, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं, बाकी में 6 ही हैं। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के द्वारा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल्ली मंगवाया गया था? अब ये दिल्ली टोपरा तो हो गया, दिल्ली मेरठ। ऑप्शन है आपके सामने फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन। तो हमने एक एक करके जो 6 स्थल से जो स्तंभ मिले हैं उनकी चर्चा की थी, और इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने ही मेरठ से दिल्ली मंगवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, ए और बी दोनों ही स्तंभ लेखों को, डी ऑप्शन है प्रयाग स्तंभ लेख। तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख दोनों को ही फिरोज शाह तुगलक ने वहां से स्थानांतरित करके दिल्ली लाया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयाग स्तंभ लेख पहले कहां पर स्थापित था? ऑप्शन है आपके सामने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में, हरियाणा के अंबाला में, उत्तर प्रदेश के बलिया में, बिहार के पश्चिम चंपारण में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, हम लोगों ने पिछले प्रश्न के व्याख्या में इसकी चर्चा की थी, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में था पहले यह इलाहाबाद स्तंभ लेख। यह पहले उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में था, जिसे अकबर के शासनकाल में जहांगीर द्वारा इलाहाबाद किले में मंगवाया गया, लाके रखवाया गया। इस स्तंभ लेख पर अशोक के अलावा समुद्रगुप्त एवं अकबर के दरबारी बीरबल के भी लेख प्राप्त होते हैं। किस पे? तो प्रयाग स्तंभ लेख पर, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रयागराज में स्थित प्रयाग स्तंभ लेख को किस मुगल शासक के शासन काल में कौशाम्बी से इलाहाबाद लाया गया था? तो किसके शासन काल में? अकबर के शासन काल में जहांगीर द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 33वां प्रश्न, अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख पर अशोक के अलावा और किसके लेख उत्कीर्ण हैं? ऑप्शन है आपके सामने समुद्रगुप्त के, अकबर के दरबारी बीरबल के, ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी समुद्रगुप्त और अकबर के दरबारी बीरबल दोनों के, डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक के। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त और बीरबल दोनों के ही लेख उत्कीर्ण हैं अशोक के प्रयाग स्तंभ लेख पर। अशोक के तो उत्कीर्ण हैं ही, उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी अपने कुछ लेख लिखे हैं और बीरबल ने भी इस पे कुछ लेख लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लिख लेते हैं। लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख किस राज्य में स्थित है? तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है बिहार में, डी ऑप्शन है गुजरात में। ऑप्शन सी यानी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, और इसी स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है। किस पे? तो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख है जो कि बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। इस पे मोर का चित्र बना हुआ है, और मौर्य से तात्पर्य है मौर्य वंश, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य की माँ मूरा या मूर थी, और जो कि एक मौरों के गांव में रहती थी, गांव के राजा की पुत्री थी। ठीक है, जो एक क्षत्रिय थे।
यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं लौरिया नंदनगढ़, फिर रामपुरवा और फिर लौरिया अरेराज। ठीक है, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने पहले कर ली है। आज का 35वां प्रश्न लेते हैं। अशोक के किस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है? तो सही उत्तर है लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का रामपुरवा स्तंभ लेख स्थित है? कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, बिहार में, गुजरात में? तो बिहार के पश्चिम चंपारण में अशोक का रामपुरवा स्तंभ लेख स्थित है, जिसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लाइल महोदय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है, रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? डी.आर. भंडारकर? तो नहीं, डी.आर. भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा था। ठीक, तो ऑप्शन बी है टी पैंथलर? तो नहीं, ये भी नहीं होगा, क्योंकि टी पैंथलर ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों की खोज की थी 1750 ईस्वी में। सी ऑप्शन है कार्लाइल? तो हाँ, इन्होंने ही 1872 में रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज की थी। और डी ऑप्शन था जेम्स प्रिसेप? तो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी जेम्स प्रिसेप ने। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी कार्लाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौरिया अरेराज स्तंभ लेख किस राज्य में स्थित है? तो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा ये सभी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, इसलिए इसका भी उत्तर सी होगा, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में अशोक के 3 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं? किस जिले में? तो बिहार के पश्चिम चंपारण जिलों से 3 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। कौन कौन? तो लौरिया नंदनगढ़, जिसपे मोर के चित्र बने हुए हैं, लौरिया अरेराज, जिसकी खोज 1872 में कार्लाइल महोदय ने की थी, और तीसरा है रामपुरवा, कार्लाइल महोदय ने रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज की थी, मिस हो गया था, सॉरी दोस्तों। और तीसरा है एक बार फिर से देख ले, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा स्तंभ लेख, ये तीनों बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित है। और आज का अंतिम प्रश्न, 40वां प्रश्न लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, रुमिनदेई, रामपुरवा। तो रुमिनदेई को छोड़कर बाकी सभी स्तंभ लेख बिहार से प्राप्त हुए हैं, और वो भी बिहार में एक ही जिला, पश्चिम चंपारण जिला से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी रुमिनदेई जो है वो बिहार में नहीं है। तो आज के जो प्रश्न सीरीज थी मौर्य वंश के अभिलेख, ये यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह प्रयास बेहतर लग रहा होगा। दोस्तों अगर बेहतर लग रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, और साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि अगर वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी वो मेरे लिए खुशी की बात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल के क्लास में हम लोग आगे मौर्य वंश को आगे बढ़ाएंगे, और उम्मीद है कि कल के क्लास में इस वीडियो को, कल 2 क्लास और होंगे, ये मौर्य वंश पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। दोस्तों मेरा प्रयास रहता है ना, जो जब आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो मेरी संतुष्टि तब तक नहीं होती कि जब तक मैं उसे अच्छी तरह कवर ना कर दूं। आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देनी है, इस तरह देनी है कि आप उसे सुन के, पढ़ के संतुष्ट हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।